स्टार्ट करें दोस्तों, रेडी हो सब लोग। ये था टोटल आउटले मेथड जो हमने अभी अभी पढ़ा ब्रेक के पहले। क्या था आउटले मेथड का लॉजिक? आप आपके प्राइस को डायरेक्टली किससे रिलेट करते हो? कंज्यूमर के एक्सपेंडिचर के साथ। अदरवाइज इलास्टिसिटी में हम क्या करते हैं? प्राइस को रिलेट करते हैं, करेक्ट, क्वांटिटी डिमांडेड के साथ। बट यहां पर हम डायरेक्टली प्राइस को चेंज करते हुए किसको देख रहे हैं? डायरेक्टली एक्सपेंडिचर ऑफ कंज्यूमर। जो कंज्यूमर का एक्सपेंडिचर है वो सेलर का रेवेन्यू है। तो कभी कभी रेवेन्यू वर्ड भी यूज हो सकता है, डोंट बी कंफ्यूज। ओके, देखना होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में है या सेम डायरेक्शन में या नो चेंज है। नो चेंज रहेगा यूनिट और इलास्टिक रहेगा। अगर सेम डायरेक्शन में रहेगा तो रिलेटिवली इन इलास्टिक रहेगा, एंड अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो रिलेटिवली इलास्टिक रहेगा। क्लियर? चलिए, तो ये आउटले मेथड हो गया। मेरे एक डायग्राम मैंने बनाया है इसका। जैसे यहां पर प्राइस रखा है, यहां पर टोटल आउटले रखा है। यहां पे क्वांटिटी डिमांडेड नहीं है, यहां पे क्या है? टोटल आउटले है। तो ये जो टाइप है ये E इज इक्वल टू 1 है। ये E इज इक्वल टू 1 क्यों बना? करेक्ट, विद द चेंज इन प्राइस बट देयर इज नो चेंज इन एक्सपेंडिचर। दिख रहा है क्या आपको? अगर वो स्ट्रेट लाइन है इसका मतलब क्या हुआ? एक्सपेंडिचर चेंज नहीं हो रहा है, बट स्ट्रेट लाइन है मतलब प्राइस चेंज हो रहा है, क्योंकि इधर भी प्राइस हो सकता है, प्राइस नीचे भी हो सकता है। करेक्ट, प्राइस नीचे भी रहेगा, प्राइस ऊपर भी रहेगा, बट एक्सपेंडिचर अगर सेम है तो क्या बुलाते हैं इसे? यूनिटरी इलास्टिक बुलाते हैं। राइट एवरीवन? और अगर यहां पे क्वांटिटी वर्ड आ जाता, क्वांटिटी डिमांडेड, तो ये स्ट्रेट लाइन को हम क्या बोलते हैं? करेक्ट, परफेक्टली इन इलास्टिक बोलते हैं, जहां पे इलास्टिसिटी की वैल्यू कितनी आती? वेरी गुड, 0 आती। क्लियर? ओके, तो फिर ये क्या रहेगा? क्या बोलोगे आप इसको? कौन सा टाइप ऑफ इलास्टिसिटी है? रिलेटिवली इलास्टिक, इन इलास्टिक, इलास्टिक। कितने लोग बोलते हैं रिलेटिवली इलास्टिक? कितने लोग बोलते हैं ये रिलेटिवली इलास्टिक है? ये लाइन E ग्रेटर देन 1 है, ऐसा कितने लोगों को लगता है? वेरी गुड, यू आर करेक्ट। ये E ग्रेटर देन 1 क्यों है? ए से बी वाला पोर्शन जो है वो E ग्रेटर देन 1 क्यों है? अरे वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। और डाउनवर्ड स्लोपिंग कब बनता है? मैंने बोला आपको, लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग कब बनता है? जब इनवर्स रिलेशनशिप होती है तब बनता है। और इनवर्स रिलेशनशिप जब होती है तो क्या बोलते हैं हम उसको? रिलेटिवली इलास्टिक, E ग्रेटर देन 1। सही है क्या? समझ में आ रहा है? एंड अगर लाइन ऐसा रहेगा तो, ये लाइन रहेगा तो ऐसा रिलेटिवली इनइलास्टिक, क्योंकि सर वही बचा है अभी, है ना? ऐसा सोचना है क्या अपने को? नहीं, क्या सोचेंगे आप बोलो? ये अपवर्ड स्लोपिंग लाइन दिख रहा है, बराबर है क्या? अपवर्ड स्लोपिंग लाइन कब बनता है? डायरेक्ट रिलेशनशिप के वक्त बनता है। प्राइस और एक्सपेंडिचर में अगर डायरेक्ट रिलेशनशिप है, सेम डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब E विल बी लेस देन 1। तो यहां पे C और D के बीच जो रिलेशनशिप, ये जो लाइन है ये दिखा रही है आपको कि E जो है वो लेस देन 1 है, रिलेटिवली इनइलास्टिक। ये डाउनवर्ड स्लोपिंग था, अपोजिट डायरेक्शन में होता है, E ग्रेटर देन 1। ये अपवर्ड राइजिंग है, सेम डायरेक्शन है, E लेस देन 1। ये नो चेंज इन आउटले है, ये क्या बन गया? E इज इक्वल टू 1। ड्रॉ करो ये डायग्राम को। सबने एंट्री कर दिया इस पे? X axis you have total outlay, Y axis you have price.
किया ड्रॉ, एक डाउनवर्ड स्लोपिंग, एक स्ट्रेट लाइन और एक अपवर्ड राइजिंग। सी से डी अपवर्ड राइजिंग, ई लेस देन 1, ये स्ट्रेट लाइन ई इज इक्वल टू 1, और ये ए और बी के बीच जो लाइन है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, तो ये बन गया ई ग्रेटर देन 1। रिलेटिवली इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, रिलेटिवली इन इलास्टिक। आगे बढ़ू, डन। चलिए मेन पार्ट जो एग्जाम में बार बार आता है, वो मेन वाला पार्ट मैं आपको बता रहा हूं। डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड आपने पढ़ा है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड आपने पढ़ा है, ये है डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये क्या होता है? व्हाट इज एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब ऐसे फैक्टर्स जिसकी वजह से आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो चेंज होता है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चेंज होता है। I'll give you one example, you will easily understand what is exactly the meaning of this heading. हेडिंग समझना बहुत जरूरी है, तभी जाके अंदर के पॉइंट समझेंगे आपको। तो इमेजिन कीजिए कि सपोज आपके आसपास जितनी भी चीजें दिख रही है आपको, फैन, एसी, स्पीकर्स, कंप्यूटर, वाटर बॉटल, आईपैड, आपके सामने बुक्स है, कैलकुलेटर है, पेन है, पेंसिल है, स्केल है, बराबर, इतनी सब चीजें आपके आसपास। ये सब चीजें का दाम हम लोग सब चीजों का दाम 10% से बढ़ा देंगे। कितने से? 10% से बढ़ा देंगे। तो क्या लगता है इन सब चीजों का डिमांड एग्जैक्टली सेम से चेंज होगा क्या? नहीं, ऑब्वियसली नहीं। किसी का ज्यादा डिमांड चेंज होगा, किसी का कम होगा, किसी का चेंज होगा भी नहीं, बराबर है कि नहीं? तो ये कौन से फैक्टर्स है जिन पे ये चीज डिपेंड करती है? प्राइस चेंज होने के बाद डिमांड कितने से चेंज होगा, ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, उसे हम बुलाते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। एक बार बोलो मेरे साथ, प्राइस चेंज होने के बाद, बोलो, प्राइस चेंज होने के बाद डिमांड पे असर कितना होगा, डिमांड पे असर कितना होगा, ये किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, ये किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, वो हम पढ़ रहे, समझे कि नहीं? प्राइस सबका चेंज कर दो 10% से, डिमांड सबका इक्वल चेंज नहीं होगा, किसी का 10% चेंज होगा, किसी का 25% चेंज होगा, किसी का 5% होगा, किसी का होगा भी नहीं। होता है ना ऐसा? चलो 2 मिनट के लिए सोचते कि हम एज एक्सपर्ट ये क्लासरूम खरीदे, अब इसका इंटीरियर बनाकर रेडी करना था क्योंकि 15 दिन बाद इधर क्लास लेना है हमको, ठीक है? हमने बोला चलो फटाफट कंप्यूटर का ऑर्डर दो, बेंचेस का ऑर्डर दो, एसी का ऑर्डर दो, फैन का ऑर्डर दो, लाइट्स का ऑर्डर दो, सब दे दो, प्रोजेक्टर का ऑर्डर दे दो, स्पीकर्स लगा दो, सब कुछ। हमको सब चीजें खरीदना पड़ेगा ना। हमने सब चीजों का ऑर्डर देने का तैयारी किया। अब जब ये क्लासरूम हम खरीद रहे थे उसके जस्ट 15 दिन पहले हमने देखा कि चीजों का दाम क्या क्या है, क्योंकि हमें एक एस्टिमेट तो रेडी करना पड़ेगा, हमारा एक क्लासरूम का खर्चा कितना होगा, है क्या सब लोग मेरे साथ? तो जो 2 मिनट के लिए सोचिए कि ये क्लासरूम खरीदने के महीना भर पहले हम प्लानिंग कर रहे थे कि चलो एक क्लासरूम खरीदते, इंटीरियर बनाकर रेडी करेंगे कि वहां पे क्लास लेंगे। तो ऐसे ही खरीद लेंगे क्या? फिर देखेंगे एसी कितने का है, प्रोजेक्टर कितने का है, ये कितने का, वो कितने का है, फिर अरे ये तो एस्टिमेशन ज्यादा हो रहा है, या ऐसा अरे ये तो एस्टिमेशन कुछ भी नहीं है। ऐसा होता है क्या बिजनेस का प्लानिंग? बिजनेस में प्लानिंग करते वक्त तो ऑब्वियसली मुझे देखना पड़ेगा कि क्लासरूम मुझे कितने में मिल रहा है, उसके बाद इंटीरियर मेरा कितने में हो रहा है, मेरा टोटल खर्चा कितना है। तो मैंने क्या किया, क्लासरूम खरीदने के महीने भर पहले इन सब का कोटेशन लिया। कोटेशन समझता आपको? ओके, तो कोटेशन लिया तो मुझे समझा कि मेरा जो पूरा क्लासरूम का इंटीरियर का खर्चा है वो एक्स वाई जोड़ के, सब जोड़ के कितना हो रहा है, 25 लाख। कितना हो रहा है? 25 लाख। उसमें बेंचेस आ गए, प्रोजेक्टर आ गया, कंप्यूटर आ गया, ये कैमरा आ गया, ये एसी आ गया, सब आ गया, फैन वैन सब आ गया। ओके, अब हमने क्लासरूम का डील किया, क्लासरूम खरीद लिया।
क्लासरूम खरीदने के बाद हमने बोला चलो अभी ये सब के ऑर्डर देते, जो भी अपन ने सोचा था उन सब का ऑर्डर देते, और तब हमको दिख रहा है कि इन सब चीजों का दाम 10% से बढ़ चुका है, क्योंकि बजट आ गया। निर्मला मैडम आई और बोली कि भाई जीएसटी बढ़ा दिया, जीएसटी, राइट। सब चीजों का दाम क्या हुआ, 10% से बढ़ गया। क्या लगता है दोस्तों? हम बोलेंगे ठीक है एक काम करो फिर 50 बेंचेस की जगह 45 बेंचेस, 10% कम बेंचेस। 4 स्पीकर की जगह, मतलब 10 स्पीकर लगने वाले थे, 10 की जगह 9 स्पीकर, 10% कम। ऐसा चलेगा नहीं ना? फिर क्या होगा? हम बोलेंगे ठीक है इन सब चीजों का दाम बढ़ गया ना, तो एक काम करते चलो बेंचेस लेने पड़ेंगे, ऑर्डर दे दो। स्पीकर्स जरूरी है, ऑर्डर दे दो। फैंस जरूरी है, ऑर्डर दे दो। एसी जरूरी है, नहीं है। कैन वी पोस्टपोन? यस, तो हम पोस्टपोन कर देंगे एसी का डिमांड। एसी क्या है? लग्जरी है। बट प्रोजेक्टर, बेंच, ये सब क्या है? नेसेसरी है ना क्लासरूम के एंगल से। आर यू अंडरस्टैंडिंग समथिंग? तो नेसेसरी चीजों का डिमांड चेंज नहीं हुआ, बट लग्जरी का डिमांड चेंज हुआ। कुछ झेपा क्या? तो ऐसा डिपेंड करता है चीजों पर, उनके कुछ मतलब फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से प्राइस चेंज होने के बाद उनका डिमांड चेंज होगा या नहीं होगा, अगर होगा तो कितने से होगा, वो डिपेंड करता है। समझे क्या? फॉर एग्जाम्पल हमने स्पीकर सोचे थे पहले कि हम सोनी के फिक्स करेंगे, बट सोनी का दाम बढ़ गया, फिलिप्स का दाम नहीं बढ़ा है, तो हम फिलिप्स पे शिफ्ट हो सकते हैं ना। कुछ समझे कि नहीं? तो ये भी चीजें होती है। अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट्स बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट्स। अगर सोनी एक ही कंपनी जो क्लासरूम के स्पीकर्स बनाता है, दूसरी और कोई कंपनी नहीं है, और दाम बढ़ गया 10% से, क्या करेंगे? सोनी खरीदना पड़ेगा भाई, कोई चॉइस है क्या? फिर कुछ समझा? अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट विल अफेक्ट योर डिमांड, कि आपका प्राइस चेंज होने के बाद डिमांड कितना चेंज होगा वो डिपेंड करेगा तुम्हारे सब्सटीट्यूट अवेलेबल है या नहीं है। करेक्ट? तो एक एक करके अभी लिस्ट देखते हैं। आप हेडिंग दे दो सबसे पहले नोटबुक में। हर एक चीज देखेंगे कि कौन से ऐसे फैक्टर्स है जिन पे आपका डिमांड डिपेंड करता है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। Determinants of price elasticity of demand. Very first factor is called availability of substitutes. लिख दो उधर, first factor availability of substitutes. Availability of substitutes. क्या लगता है दोस्तों? पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जिसका सब्सटीट्यूट्स ज्यादा अवेलेबल है, तो उसका प्राइस इलास्टिसिटी कैसा रहेगा? ज्यादा रहेगा या कम रहेगा? हाँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डिमांड, आई एम टॉकिंग अबाउट प्राइस इलास्टिसिटी। क्या लगता है? ज्यादा रहेगा। प्राइस इलास्टिसिटी क्या है सर? चेंज इन डिमांड। चेंज को किसको चेंज बोलते हैं? आप अपवर्ड जाने को भी चेंज बोलते हैं और डाउनवर्ड आने को भी चेंज बोलते हैं। डिमांड बढ़ा तो वो भी चेंज है, डिमांड घटा तो वो भी चेंज है। तो आप बोलिए अगर एक पर्टिकुलर चीज है जिसके सब्सटीट्यूट बहुत अवेलेबल है और उसका दाम बढ़ गया तो क्या होगा? उसका डिमांड ड्रास्टिकली कम होगा। होगा कि नहीं होगा? एवरीबॉडी समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? एक पर्टिकुलर चीज है जिसका सपोज प्राइस बढ़ा बट उसके बहुत सारे सब्सटीट्यूट अवेलेबल है, तो लोग क्या करेंगे? सब्सटीट्यूट पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो उसका डिमांड ड्रास्टिकली कम हो जाएगा। जिस चीज का डिमांड ड्रास्टिकली कम होता है उसकी इलास्टिसिटी कैसी होती है? ज्यादा होती है। सर डिमांड कम हो रहा है तो इलास्टिसिटी कम रहना चाहिए ना सर। ये 12th का लॉजिक गलती से पढ़ा रहेगा तो दिमाग से निकाल के फेंको। डिमांड चेंज कितना हो रहा है वो होता है इलास्टिसिटी। चेंज कैन बी डाउनवर्ड, कैन बी अपवर्ड। तो मैं बोल रहा हूं कि एक पर्टिकुलर चीज का सब्सटीट्यूट ज्यादा है, उसका प्राइस बढ़ा तो तुरंत लोग दूसरे सब्सटीट्यूट्स पे शिफ्ट हो जाएंगे और उसका डिमांड ड्रास्टिकली कम हो जाएगा। जैसे डिमांड ड्रास्टिकली कम हुआ
इसी को बोलते हैं मोर इलास्टिसिटी। समझे क्या ऑल ऑफ यू? तो यहां पर हम बोलेंगे इलास्टिसिटी विल बी डाउनवर्ड या अपवर्ड? बोलो अपवर्ड ना। सब्स्टिट्यूट ज्यादा तो इलास्टिसिटी भी ज्यादा। एग्जाम्पल लेते, सपोज चाय, टी, देर आर सो मेनी टीज इन द मार्केट, बराबर है? टाटा टी, राइट, और क्या, रेड लेबल टी, और क्या क्या क्या, ताज, सोसाइटी टी, बाग बकरी क्या है ना, वो भी है। तो ऐसे बहुत सारे टी के ब्रांड्स है। टाटा टी का दाम अगर बढ़ गया 10% से 20% से तो क्या होगा? कंज्यूमर बन के सोचो क्या करोगे आप? दूसरे सब्स्टिट्यूट पे शिफ्ट हो जाओगे। हम सब लोग टाटा टी पीते थे, अब हम लोग ठीक है भाई, कोई बोलेगा लिप्टन पे जाता, कोई बोलेगा मैं दूसरा खरीदूंगा ब्रांड ये वो, और ऑटोमेटिकली टाटा टी का डिमांड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। प्राइस बढ़ने के बाद उसका डिमांड ज्यादा चेंज हुआ या कम चेंज हुआ? ज्यादा चेंज हुआ, क्योंकि सब्स्टिट्यूट ज्यादा थे। अब इमेजिन करो कि टाटा टी दुनिया की एकमात्र चाय बनाने वाली कंपनी है और कोई चाय बनाने वाली कंपनी नहीं है, सपोज तो क्या होगा? टाटा टी का दाम 10% से बढ़ गया, हम सब लोग टाटा टी कंज्यूम करते हैं, आप क्या करेंगे? टाटा टी लेना पड़ेगा भाई। तुम में से, अपने सब में से शायद एक दूसरा रहेगा बोलेगा चाय ही छोड़ देता हूं, बाकी लोग बोलेंगे नहीं भाई जो भी है चाय तो चाहिए, और चाय चाहिए तो फिर टाटा टी लेना पड़ेगा। तो सब्स्टिट्यूट्स कम अवेलेबल थे तो डिमांड में चेंज भी कम हुआ। डिमांड में चेंज अगर कम होता है तो उसे क्या बोलते हैं? इनइलास्टिक, रिलेटिवली इनइलास्टिक। झेपा क्या? सब्स्टिट्यूट्स ज्यादा, इलास्टिसिटी ज्यादा, सब्स्टिट्यूट्स कम, इलास्टिसिटी भी कम, राइट? ये जो पढ़ रहे हैं ना हम लोग, एग्जाम में पक्का आएगा। ये 8 पॉइंट्स है और 8 पॉइंट्स में से एक पॉइंट तो पक्का एग्जाम में आएगा ही आएगा, हर बार आता है। मार्क इट एज इंपॉर्टेंट इफ यू वांट, ओके? नेक्स्ट विल बी, पहले लिख लो जो फर्स्ट पार्ट था, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट लिखा आपने, उसके आगे लिखो सब्स्टिट्यूट्स अप एरो इज इक्वल टू इलास्टिसिटी अप एरो। डन। अब नेक्स्ट पॉइंट विल बी नेचर ऑफ नीड दैट द कमोडिटी सेटिस्फाइज। नेचर ऑफ नीड लिखो मत पहले समझो अच्छे से। नेचर ऑफ नीड दैट द कमोडिटी सेटिस्फाइज। जैसे फॉर एग्जांपल अपन बोल रहे थे एसी और अपन बोल रहे थे बेंचेस, अपन बोल रहे थे एसी, अपन बोल रहे थे कंप्यूटर स्क्रीन प्रोजेक्टर। क्या लगता है इसका नेचर और ये सब चीजों का नेचर सेम है क्या? नहीं। ये क्या है? एसी लग्जरी है, बाकी सब चीजें जो है आपके आसपास, बेंच बोलो, प्रोजेक्टर बोलो, ये कंप्यूटर बोलो, ये सब क्या है? नेसेसिटी है ना। आप बोलोगे सर ऐसे कैसे नेसेसिटी? सर प्रोजेक्टर की जगह बोर्ड पे पढ़ाओ, कैसे? फिर लाइव स्ट्रीमिंग कैसे होगा? इतने अच्छे से कैसे चलेगा? तो ये इंटरनेट के साथ लाइव स्ट्रीमिंग बैचेस लेना मतलब ये रिक्वायरमेंट है ना, मेरा बेसिक रिक्वायरमेंट है ये कोई लग्जरी थोड़ी ना है, राइट ऑल ऑफ यू? तो इसका मतलब क्या हुआ? नेसेसिटी एंड लग्जरी, ऐसे दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि अगर प्राइस बढ़ता है दोनों का, नेसेसिटी का भी प्राइस बढ़ा है और लग्जरी का भी प्राइस बढ़ा है, तो क्या होगा? नेसेसिटी का डिमांड सेम रहेगा। ऑल ऑफ यू, नेसेसिटी का डिमांड क्या रहेगा? सेम, बट लग्जरी का डिमांड क्या होगा? चेंज हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों? नेसेसिटीज कैन नॉट बी पोस्टपोन्ड बट लग्जरी कैन बी पोस्टपोन्ड। हम क्या बोलते थे, सपोज सच में इंटीरियर हो रहा था रेडी, हमने बोला एसी नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, कुछ टाइम बाद खरीदेंगे। अभी मार्च महीना चल रहा है, सपोज बहुत गर्मी है, मालूम है, ठीक है एक गर्मी एडजस्ट कर लेंगे, पुणे में वैसे भी गर्म तो बहुत ही कम होता है, और 1-2 महीना गर्म रहेगा और क्या रहेगा, बाद में तो पूरा ठंडे है। तो जब नवंबर दिसंबर आएगा तो नो डाउट एसी का सेल कम होगा, तो एसी की कंपनीज क्या करेगी? प्राइस ड्रॉप करेगी, सेल निकालेगी, राइट? और जब प्राइस ड्रॉप करेगी तब हम एसी फिट कर देंगे।
बट क्या ये सेम चीज हम प्रोजेक्टर स्क्रीन के बारे में सोच सकते हैं, बेंचेस के बारे में सोच सकते हैं? नहीं। कुछ समझा? तो नेसेसिटी गुड्स जो होते हैं, ऐसे गुड्स के अंदर इलास्टिसिटी कैसी होती है? अप या डाउन, कम या ज्यादा? नेसेसिटीज के केस में वेरी गुड, इलास्टिसिटी यहां पर कम होती है। रीजन बहुत सिंपल है। प्राइस इलास्टिसिटी यहां पर कम होती है, रीजन बहुत सिंपल है। नेसेसिटीज यू कैन नॉट पोस्टपोन, तो ये खरीदना पड़ेगा, मतलब खरीदना पड़ेगा, करेक्ट। बट व्हाट अबाउट लग्जरी? यहां का इलास्टिसिटी कैसा रहेगा? ज्यादा रहेगा। रीजन क्या है? लग्जरी कैन बी पोस्टपोन। तो कोई बात नहीं, प्राइस बढ़ गया ना, नहीं खरीदना है हमको, थोड़े टाइम बाद जब प्राइस ड्रॉप हो जाएगा तो खरीद लेंगे। आपके घर सब्जी खरीदना है और आपके घर कार खरीदना है, बोलो प्राइस दोनों का बढ़ गया, क्या करेंगे घर वाले? नहीं, सब्जी 4 दिन बंद कर देते, कार खरीद लेते, ऐसा करेंगे? ऑब्वियसली जो सब्जियां घर पे आनी है, जो खाना है, जो नेसेसिटी है, वो तो करना ही पड़ेगा आपको। क्या पोस्टपोन कर सकते हैं आप? कार, बिकॉज कार इज अ लग्जरी, तो उसको पोस्टपोन कर दो। प्राइस बढ़ गया ना वैसे भी, तो कोई बात नहीं, उसको पोस्टपोन कर दो। खाने का प्राइस बढ़ गया तो क्या खाना पोस्टपोन नहीं कर सकते ना? 4 दिन नहीं खाएंगे, है ना, जब प्राइस ड्रॉप हो जाएगा तब खाएंगे, 5 दिन का एक साथ नहीं होता ऐसा पॉसिबल, बिकॉज वो लग्जरी नहीं है, वो नेसेसिटी है। आप पोस्टपोन किसको कर सकते हो? ओनली लग्जरी। समझे? लिखो, नेचर ऑफ नीड, नेचर ऑफ नीड that the commodity satisfies, nature of need that the commodity satisfies। आप लिखोगे नेसेसिटी, और नेसेसिटी के सामने क्या लिखोगे? इलास्टिसिटी। अप एरो या डाउन एरो? डाउन एरो। क्यों डाउन एरो? क्योंकि डिमांड में चेंज कम होता है, बराबर। नीचे लिखोगे लग्जरी, लग्जरी, और इलास्टिसिटी के आगे अप एरो। अप एरो क्यों? क्योंकि लग्जरी के केस में अगर प्राइस बढ़ जाए तो डिमांड में चेंज होता है, ज्यादा चेंज होता है, क्योंकि लोग क्या कर देते? लग्जरी को पोस्टपोन कर देते। करेक्ट? पॉइंट समझ में आ रहे हैं अच्छे से? तो हमने अभी तक 3 पॉइंट कवर किए, भले दिख तो 2 रहे बट 3 पॉइंट कवर किए। एक नेसेसिटी, एक लग्जरी, और एक सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबिलिटी। करेक्ट? बोलो। डिपेंड करता है नेसेसिटी, कितना नेसेसिटी है, और चेंज ही नहीं होता, मतलब क्या? इलास्टिसिटी ज्यादा है या कम है? चेंज ही नहीं होता है डिमांड, तो इलास्टिसिटी क्या है? कम है। तो मैंने भी तो कम ही लिखा है ना। वो रिलेटिवली इनइलास्टिक भी हो सकता है या परफेक्टली इनइलास्टिक भी हो सकता है, डिपेंड करता है ये नेसेसिटी आपके लिए कितना ज्यादा नेसेसिटी है। आई टोल्ड यू, इफ यू रिमेंबर, 2 टाइप की नेसेसिटी होती है, एक बहुत ही एसेंशियल होता है और एक सिर्फ नेसेसिटी होता है। जैसे सॉल्ट एक नेसेसिटी है बट मेडिसिन एसेंशियल में आता है, कुछ समझे? ऐसा रहता है। तो अगर प्राइस बढ़ जाए तो डिपेंड करता है वो कितना नेसेसिटी आपके लिए। अगर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा नेसेसिटी, तो आप प्राइस, ऑब्वियसली प्राइस बढ़ने के बाद में डिमांड 0 चेंज करोगे। जब आप डिमांड में 0 चेंज करोगे ना, तो भी इलास्टिसिटी डाउन एरो ही बोलते हैं उसको आप। अब डाउन एरो में इलास्टिसिटी 2 टाइप की हो सकती है, या तो रिलेटिवली इनइलास्टिक हो सकती है या तो परफेक्टली इनइलास्टिक हो सकती है। समझ गए? नंबर ऑफ यूजेस ऑफ अ कमोडिटी, एक पर्टिकुलर चीज के यूज कितने हैं, लिखो मत, पहले समझ लो फिर लिखो। बोलो एग्जांपल के साथ। नंबर ऑफ यूजेस एक कमोडिटी के अगर ज्यादा रहेंगे तो क्या होगा? और उसका प्राइस बढ़ गया तो क्या होगा? उसका डिमांड ड्रास्टिकली कम होगा या थोड़ा ही कम होगा? ड्रास्टिकली कम होगा। यस, एक पर्टिकुलर कमोडिटी के यूजेस अगर बहुत ज्यादा है तो उसका डिमांड ड्रास्टिकली फॉल हो सकता है, और अगर यूजेस कम है तो डिमांड में चेंज भी कम है। एग्जांपल लेते, आपको समझ जाएगा। पेट्रोल वर्सेस मिल्क, बोलो क्या होगा? पेट्रोल का यूज बहुत ही कम है, गाड़ी में डालना है, सर्विसिंग करना है, बोला था ना अपन ने। बट मिल्क के यूजेस बहुत ज्यादा है,
अपन ने वो भी बोला था, याद होगा तो, कर्ड, पनीर, दही, ये क्या बोलते हैं अपने, टी, कॉफी वगैरह, बहुत सारे यूजेस है मिल्क के। अब दोनों का प्राइस 10-10% से बढ़ा दो, इमेजिन करो क्या होगा। 10% मिल्क का प्राइस भी बढ़ गया और 10% आपके पेट्रोल का प्राइस भी बढ़ गया। किसका डिमांड ज्यादा चेंज होगा? मिल्क का, ऑब्वियसली। क्यों? क्योंकि उसके यूजेस में से आप क्या करोगे, अननेसेसरी यूजेस को कट कर दोगे, और जो बाकी यूजेस है उसको आप फ्रीक्वेंसी वाइज कम कर सकते हो। बट पेट्रोल की हद तक, डीजल की हद तक कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि यूजेस ही कम थे। अननेसेसरी यूजेस नाम की कोई चीज ही नहीं थी। हाँ, घर के नजदीक गाड़ी लेके जाना नहीं है, कोई बात नहीं, पैदल जाओ, उतना ही कर सकते हैं आप, बाकी कुछ नहीं कर सकते। सही बात है कि नहीं? तो ऐसे केस में पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ने के बाद में उसका डिमांड में चेंज बहुत ज्यादा या कम है? कम है, क्योंकि उसके यूजेस भी कम है। तो आपके पास ना चेंज इन डिमांड करने का स्कोप ही कम हो गया ना। समझे कि नहीं? नंबर ऑफ यूजेस इज नथिंग बट चेंज इन डिमांड का स्कोप। मिल्क है, मिल्क कितनी सारी चीजों के लिए यूज होता है, तो हम क्या करेंगे अगर मिल्क का दाम बढ़ गया तो? हम नहीं यूज करेंगे भाई। जो अननेसेसरी यूजेस है उसके लिए यूज नहीं करेंगे, और जो यूज हो रहा है उसके अंदर भी हम देखेंगे कि कहां पर और कम हो सकता है, क्योंकि आपके पास यूजेस बहुत ज्यादा थे। बट अगर यूजेस ही 1 या 2 रहते तो आप क्या करते? कुछ नहीं करते भाई। जिसके लिए यूज करना है करना ही पड़ेगा। जेपा क्या? तो कैन वी से यूजेस कम तो डिमांड का चेंज का स्कोप भी कम, इसलिए इलास्टिसिटी भी कम। यूजेस ज्यादा तो डिमांड का स्कोप का चेंज भी ज्यादा, तो ऑटोमेटिकली डिमांड में चेंज भी ज्यादा, इलास्टिसिटी विल बी अप। लिखो, नंबर ऑफ यूजेस ऑफ कमोडिटी, नंबर ऑफ यूजेस ऑफ कमोडिटी, uses up arrow, uses up arrow is equal to elasticity up arrow. What will be the example here? Example here can be milk. And uses down arrow, तो elasticity भी down arrow. Example can be petrol diesel. Uses down arrow, elasticity down arrow. Example can be petrol diesel. जेपा क्या? अच्छे से समझा है? पक्का समझ रहा है? तो ये है आपका नंबर ऑफ यूजेस। अब बात करेंगे नेक्स्ट आइटम के बारे में, और नेक्स्ट आइटम है आपका पोजीशन ऑफ कमोडिटी इन कंज्यूमर्स बजट। क्या नाम है इसका? पोजीशन ऑफ कमोडिटी इन कंज्यूमर्स बजट। इसको एग्जांपल लेकर समझना होगा। ये देखिए, सपोज ये कंज्यूमर का बजट है, मतलब उसका टोटल इनकम है, ठीक है। अब सपोज ये आपके पेरेंट्स का टोटल इनकम है पर मंथ, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे इसको हम ले लेते हैं 50,000 पर मंथ। एग्जाम्पल 50,000 पर मंथ आपके पेरेंट का इनकम है, और आप उनके बहुत ही नालायक कैटेगरी के बच्चे हो सपोज, ठीक है। एग्जाम्पल चल रहा है, डोंट वरी, पर्सनल मत लो, लिया तो फर्क नहीं करेगा मेरे को, मगर बता रहा हूं मैं। तो सपोज आप अगर बहुत ही नालायक किस्म के इंसान हो और आपका बर्थडे आ रहा है, तो आप क्या करते? आपके पेरेंट को आपके बर्थडे के दिन बड़ा गिफ्ट मांगते, राइट। 50,000 इनकम है, मालूम है आपको भी कि इनकम ये रेंज में है, बट आपको क्या चाहिए? आपको एक आई वॉच चाहिए, राइट। आई वॉच समझता ना, एप्पल का वॉच आता ना एक, आई वॉच। आई वॉच चाहिए। आई वॉच कितने का है? 40,000 का है। पापा बोलते बेटा मेरे पास भी ऐसी घड़ी नहीं, तू लेके क्या करने वाला है? नहीं चाहिए, मेरा बर्थडे आ रहा है। पापा समझाते अपनी इनकम नहीं है बेटा इतना जितना तू सोच रहा है। नहीं, मेरे दोस्तों के पास भी, मेरे को चाहिए। अरे हाँ, उनका इनकम रहेगा, अपना नहीं है इतना इनकम, नहीं मेरे को चाहिए, है ना। ऐसा अगर तुम बोलोगे और बोलोगे मेरा बर्थडे, तो पापा भी सोचेंगे क्यों पैदा किया भाई, है ना। अभी दिलाना पड़ेगा नहीं दिलाना पड़ेगा ये अलग बात है, और तुम बोलोगे कि ठीक है अभी देखो बर्थडे को 15 दिन है, अभी से बोल रहा हूं मेरे को ये गिफ्ट चाहिए। पापा बोलेंगे नहीं दिलाता, जा क्या करना है कर। मम्मी बोलती है ऐसा मत कर बेटा, तुम बोलते हो नहीं मेरे को वो चाहिए गिफ्ट। और
प्यार से एक दो बार बोलते हो, आप नहीं समझता है, पापा बोलते हैं नहीं दिलाऊंगा, मम्मी बोलती है गलत है तेरा, तो तुम बोलते हो मैं खाना नहीं खाऊंगा। एक दिन, 2 दिन, 4 दिन तुमने ऐसे नौटंकी की, और 2-3 दिन के बाद में मम्मी बोली अभी जाने दो उसको, जो दिलाने दिला दो। और सपोज पापा मम्मी की वजह से मान गए, राइट, और तुमको दिलाने के लिए निकले क्या, आई वॉच। आई वॉच का कंज्यूमर के बजट के सामने होने वाला खर्चा कैसा है, ज्यादा है। आप मालूम है अगर आई वॉच खरीद रहे हो मतलब आप ऑलमोस्ट कंज्यूमर का इतना बड़ा इनकम का हिस्सा मांग रहे हो, बराबर है ना, राइट एवरीवन। तो आई वॉच कितने का था, 40,000, राइट। अब आप पापा के साथ पहुंच गए आई वॉच के स्टोर में, और वहां पर आपने आई वॉच मांगा, पहन के देखा, आपको अच्छा लगा, और फाइनली वो सेल्समैन जो है वो बोलता है कि अरे आप आए थे ना 8 दिन पहले, आपको देख के बोलता है, तो वो बोले हाँ आया था ना, 40,000 का नहीं है, तो बोले नहीं वो तो उस टाइम पे स्कीम था, अभी 45 का है। क्या लगता है आपको, पापा बोलेंगे कोई बात नहीं बेटा तेरे लिए कुछ भी ले ले तू, ऐसा करेंगे? पापा बोलेंगे चल बेटा और भूखा रहे, है ना, नहीं हो सकता ये अभी, बर्दाश्त के बाहर जा रहा है, बराबर ना। ऐसी चीजों का दाम, ये ऐसी चीजों का दाम जो आपके कंज्यूमर के बजट में मेजॉरिटी ऑफ द शेयर लेके जा रहा है। इसका शेयर कैसा है आपका, इसका होने वाला खर्चा कैसा है, ज्यादा है, तो ऑटोमेटिकली इसका प्राइस इलास्टिसिटी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा या कम रहेगा, सोच के बोलो जल्दी जल्दी। ज्यादा रहेगा, वेरी गुड, क्योंकि आप इसे खरीदोगे क्या, नहीं खरीदोगे। तो डिमांड में चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, हो रहा है, खत्म। डाउन जा रहा है डिमांड या अप जा रहा है वो मत देखो, डिमांड में चेंज हो रहा है क्या ज्यादा वो देखो। डिमांड में चेंज हो रहा है ना, मतलब इलास्टिसिटी अप एरो है, समझ गए। ये किसका एग्जांपल था, आई वॉच का, बराबर है। आप सोचो ये आपके कंज्यूमर मतलब पापा का टोटल इनकम है 50,000 पर मंथ, एग्जाम्पल, और आप जो है आपके पापा मम्मी के लाड़ के होनहार बच्चे हो, मतलब एवरीडे वो भगवान को थैंक यू बोलते कि आप पैदा हुए, इतने अच्छे हो आप, है ना। ऐसी बातें भी मत बोलो सर, यकीन नहीं आता है ना। मगर सोचो कि आप ऑनेस्टली बहुत अच्छे हो, और आपका बर्थडे आ रहा है। ऐसे बच्चों का बर्थडे जब आता है ना, पेरेंट खुद होके बोलते हैं मन में क्या कि बेटा तेरा बर्थडे आ रहा है, तेरे को क्या दिलाऊं, तुमको बोलने की भी जरूरत नहीं होती है। और सपोज पेरेंट्स ने पूछा क्या दिलाओ बेटा तेरे को, तुम बोलोगे नहीं नहीं सब कुछ है। अच्छे बोला ना तुमको, अच्छे हो तो अच्छे बच्चे ऐसे ही बोलते हैं एक्चुअली, सब कुछ है, नहीं नहीं कुछ नहीं चाहिए। पापा बोलते नहीं बेटा ऐसा नहीं, तेरा बर्थडे आ रहा है कुछ तो बोल। मम्मी बोलती है बोल तेरे को क्या लेना है। तुम बोलते हो कि ठीक है, वो जो कुछ दिन पहले मैं फ्रेंड के साथ गया था फास्ट ट्रैक वॉच के शोरूम में, और फास्ट ट्रैक का मेरे को एक बहुत अच्छा घड़ी लगा, 1500 का है, मगर वो आप अच्छे हो तो आप ऐसी बातें करोगे ना, तो क्या बोलोगे आप, 1500 का है मगर वो 1500 का। अब कंज्यूमर का बजट कितना है पर मंथ, 50,000 है, और उस 1500 का हिस्सा कैनवी से इतना ऐसा है, बराबर है कि नहीं। इस बार शेयर ऑफ कमोडिटी जो है वो कितना है, इतना सा है, बराबर 1500। क्या लगता है, पापा बोलेंगे भूख आ रहे बेटा, ऐसा होगा, फिर क्या बोलेंगे, बोलो लेके देंगे। ये मत सोचो कि आप गुड बॉय या गुड गर्ल हो इसलिए लेके देंगे, आप क्या कर रहे हो वो देखो, आपके कंज्यूमर के बजट के सामने होने वाला खर्चा कम है इसीलिए लेके देंगे। वो आप गुड बॉय या गुड गर्ल इसलिए नहीं, वो साइड में रखो 2 मिनट के लिए, वो एग्जाम्पल था सिर्फ, समझा। आप मान क्या रहे हो, वो कंज्यूमर के बजट में कितना पार्ट लेके जा रहा है वो मैटर करता है। और उस कंज्यूमर के बजट का सिर्फ इतना सा पार्ट अगर जा रहा है तो वो बोलता है ठीक है दिला देता हूं, कोई फर्क नहीं कर रहा है वैसे। और इस वजह से आप फास्ट ट्रैक के शोरूम में जाते हो, और फास्ट ट्रैक के शोरूम में जाने के बाद में वो सेल्समैन आपको बोलता है अरे आप आके गए थे 8 दिन पहले, आप बोलते हो हाँ मुझे वो 1500 का वॉच पसंद आया तो वो दिखाओ, और वो बोलता है कि 1500 का वो वॉच जो आपने पसंद किया था उसका प्राइस अभी 10% बढ़ गया है, 1650 हो गया, वो ऑफर खत्म हो गया। आपके पापा बोलेंगे चल बेटा, हाँ बस होगा ऐसा, फिर क्या होगा, आप बोलेंगे ठीक है, आप बोलोगे इनफैक्ट नहीं चाहिए, पापा बोलेंगे नहीं बेटा क्या, इट्स ओके ले लेना तेरे को पसंद आया ना,
ले कुछ फर्क नहीं गिरेगा, क्योंकि उनको मालूम है कि 150 एक्स्ट्रा देना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं, उनके बजट के सामने उस पर होने वाला खर्चा वैसे भी कम है। कुछ समझा क्या? तो उनपे असर, इंपैक्ट ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है? कम हो रहा है। 50,000 के अंदर अगर वो आई वॉच का एग्जांपल याद करो, 5,000 से प्राइस बढ़ गया था 4-5,000 से, तो ऑटोमेटिकली वो भी तो 10% ही होता है ना। 40,000 का 10% कितना होता है? 4,000। मगर कंज्यूमर का ऑलरेडी बजट कितने का था? 50,000। होने वाला खर्चा कितना था? 40। अब कितना होगा? 44 सपोज। तो असर होगा ना उस पर। फिर यहां पे उस पर असर नहीं हो रहा है, क्योंकि उसका होने वाला खर्चा कितना था? 1,500। अब कितना हो रहा है? 1,650। बजट के सामने होने वाला खर्चा वैसे भी असर कर रहा है या नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा है, तो उसका डिमांड चेंज नहीं होगा। तो कैन वी से शेयर यहां पर कम था, उस पे होने वाला खर्चा कम था, उस कमोडिटी का शेयर हमारे बजट में कम था, तो ऑटोमेटिकली प्राइस इलास्टिसिटी भी कम रहेगी, क्योंकि उसका डिमांड में चेंज कम होगा। झेपा के अच्छे से। सो राइट देयर, पोजीशन ऑफ कमोडिटी position of commodity in consumer's budget. Position of commodity in consumer's budget. क्या लिखोगे? पोजीशन या शेयर, अप एरो, पोजीशन या शेयर अप एरो इज इक्वल टू प्राइस इलास्टिसिटी। क्या बोलोगे? अप एरो। इसका एग्जांपल क्या लिखोगे आप? आई वॉच। पोजीशन अप एरो इज इक्वल टू प्राइस इलास्टिसिटी अप एरो, और इसका एग्जांपल आप लिखोगे आई वॉच। वर्सेस इसके दूसरा एग्जांपल लिख दो, पोजीशन डाउन एरो, पोजीशन या शेयर डाउन एरो पोजीशन या शेयर डाउन एरो, तो इलास्टिसिटी भी डाउन एरो। एग्जांपल हियर विल बी फास्ट ट्रैक वॉच। रियल लाइफ से रिलेट हो रहा है ये सब? ऐसा रट्टा मारने की जरूरत है क्या कोई चीज? सब चीजें हम रियल लाइफ बेसिस पर पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट, कंज्यूमर हैबिट। अगर एक पर्टिकुलर चीज का कंज्यूमर जो है वो हैबिचुअल है, उस चीज का दाम अगर बढ़ जाए तो सेम क्वांटिटी डिमांड करेगा, यस और नो? और अगर वो हैबिचुअल नहीं है और उसका प्राइस बढ़ जाए तो क्वांटिटी चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर वो हैबिचुअल है तो उसका प्राइस इलास्टिसिटी कम है, क्योंकि डिमांड में चेंज नहीं है ना। डिमांड में चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब इलास्टिसिटी अप एरो या डाउन एरो? डाउन एरो। और अगर वो हैबिचुअल नहीं है और प्राइस बढ़ गया तो क्या करेगा? डिमांड चेंज कर देगा। डिमांड चेंज हो रहा है, इसका मतलब इलास्टिसिटी इज अप एरो। क्लियर एवरीवन? तो लिखो आप कंज्यूमर हैबिट्स। कंज्यूमर हैबिट जैसे कि स्मोकिंग हो गया, लिकर कंजम्पशन हो गया, ये हैबिचुअल हो गया। इंडिया में तंबाकू हो गया, राइट? चूना डाल के वो करते ना, तो ये हैबिट है भाई। इनका प्राइस बढ़ने के बावजूद भी ये लोग क्या करते हैं? इसको कंज्यूम करते ही है। और ऐसे हैबिचुअल गुड्स का डिमांड चेंज नहीं होता, प्राइस बढ़ने के बावजूद भी डिमांड चेंज नहीं होता, तो इसको क्या बोलते हैं? प्राइस इलास्टिसिटी डाउन एरो। तो आप लिखोगे हैबिचुअल गुड्स like cigarettes, अगर हैबिट है तो क्या होगा? इलास्टिसिटी विल बी डाउन एरो। तो लिख दो आगे इलास्टिसिटी डाउन एरो। डन। हैबिचुअल गुड्स का इलास्टिसिटी डाउन एरो होता है बिकॉज प्राइस बढ़ने के बावजूद भी उनका डिमांड में चेंज नहीं होता। डिमांड में चेंज अगर नहीं हो रहा है या कम हो रहा है तो इलास्टिसिटी इज कॉल्ड डाउन एरो।
नेक्स्ट प्राइस रेंज, नेक्स्ट विल बी प्राइस रेंज। प्राइस रेंज मतलब क्या, तीन रेंज होते हैं प्राइस के, एक वेरी हाई, एक वेरी लो और एक मीडियम रेंज होता है, राइट? एग्जांपल लेके समझते हैं थोड़ा अच्छे से। वेरी हाई रेंज का एग्जांपल दो जरा, प्राइस रेंज। वेरी हाई रेंज का एग्जांपल दो। यस, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, क्या क्या, डायमंड, राइट? ये सब वेरी हाई रेंज है। जस्ट फॉर एग्जांपल, अभी वेरी हाई रेंज में अगर बीएमडब्ल्यू का एग्जांपल लेते हैं अपन, तो बड़े मालिक के पास बीएमडब्ल्यू है, राइट? अब बीएमडब्ल्यू का ख्वाब उन्होंने देखा रहेगा और उन्होंने सोचा रहेगा मेरे पास बीएमडब्ल्यू चाहिए एक दिन, राइट? और उन्होंने बीएमडब्ल्यू लिया रहेगा। तो जब ये बीएमडब्ल्यू लिए, एग्जांपल लिए, तब प्राइस अचानक से 10% से बढ़ गया। रेट से 10 ज्यादा हो गया बट फिर भी ठीक है, 10% बोलते थे या 5% बोलते। 70 लाख का बीएमडब्ल्यू था, 75 लाख का हो गया, सपोज 74-75 लाख का हो गया, ड्यू टू एनी रीजन। रीजन कुछ भी हो सकता है, निर्मला मैडम भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, राइट? आजकल तो प्राइस बढ़ने के पीछे मैडम ही है हर जगह, और कुछ कुछ जगह तो ट्रम्प उधर से असर कर रहा है कि नहीं? तो वेरी हाई रेंज बीएमडब्ल्यू गाड़ी 70 लाख रुपीज सुशील सर देने को तैयार थे, 74 की हो गई, क्या करेंगे? वहां शोरूम में गए थे खरीदने के लिए, चेकबुक लेके बकायदा, लोन फोन सर लेते नहीं, राइट? और सर ने बोला चलो बता दो कितनी की गाड़ी है, हाँ 70 की है ना, तो इन्होंने बोला नहीं सर 74 की है। प्राइस अब भी बढ़ा सर 6 दिन पहले, क्या करेंगे सुशील सर? जाने दो, मैं मारुति खरीद लेता हूं, ऐसा बोलेंगे? नहीं मैं ऑडी जा रहा हूं, मैं मर्सिडीज जा रहा हूं, ऐसा होगा? जनरली ऐसा भी नहीं होता। मालूम है क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो इंसान ऐसे बीएमडब्ल्यू वगैरह खरीदने के लिए शोरूम तक पहुंचता है, उसका ख्वाब वो गाड़ी रहती है, समझे कि नहीं? तो फिर ये 4 लाख से बढ़ने के बाद क्या करेंगे? ले लेंगे, क्योंकि जो इंसान 70 लाख दे रहा है उनके लिए और 4 लाख क्या बड़ी बात है, समझे कि नहीं? तो फिर वेरी हाई रेंज लाइक बीएमडब्ल्यू, इनका प्राइस इलास्टिसिटी कैसा है? कम है, क्योंकि प्राइस बढ़ने के बावजूद भी कस्टमर उसको बाय कर रहा है, करेक्ट? चलो वेरी लो रेंज का एग्जांपल लेते हैं। वेरी लो रेंज का एग्जांपल में अपन लेंगे, नहीं अल्टो कर कैसे रे, ये तो मीडियम रेंज गुड्स होते हैं। वेरी लो रेंज मतलब ऐसे नैनो भी नहीं, एक्चुअली वो मतलब तुम कार में कंपेयर मत करो ऐसे कुछ, वेरी लो रेंज वाले गुड्स बोल दो। साइकिल, वापस तुम ट्रैवलिंग या ये सोच रहे हो, कार के लॉजिक से सोच रहे हो, तुम कोई भी जनरल गुड्स ले सकते हो, ठीक है? कोई भी जनरल गुड्स वेरी लो रेंज वाले, लो क्वालिटी ग्रेन्स, गिफन गुड्स पे चले गए डायरेक्ट तुम तो। लो, वेरी लो रेंज गुड्स में सपोज फॉर एग्जांपल लो क्वालिटी ग्रेन्स भी आ सकते हैं, बट एग्जांपल के लिए लेंगे अपन मैच स्टिक, काड़ी पेटी, पूजा के लिए काम में आती है भाई, हाँ ठीक है, घर में पूजा करने के लिए काम में आती है। मैच स्टिक, मैच स्टिक का एक छोटा सा बॉक्स जो होता है वो होता है 2 रुपए का, राइट? 2 रुपए का एक बॉक्स होता है, पूरा बॉक्स। अब तुम मैच स्टिक लेने पहुंचे और 2 रुपये रखा और बोला एक मैच स्टिक दे दो, और सामने वाले ने बोला 2 रुपये 50 पैसे या 3 रुपया हो गया प्राइस, क्या करोगे आप? नहीं नहीं चाहिए बोलोगे, इतना महंगा कहीं होता है बोलोगे आप? 2 रुपए क्या और 3 रुपए क्या, आपको वैसे भी कोई फर्क नहीं करता। अरे सुशील सर को फर्क नहीं करता तो अपने को भी फर्क नहीं करता भाई। हाँ, सुशील सर 70 लाख की जगह 74 लाख दे सकते, तो अपन 2 रुपए की जगह 3 रुपए दे देंगे, अपन भी बड़े आदमी है कि नहीं? तो अपन बोलेंगे नहीं कोई बात नहीं, अपन भी देंगे, है ना? 3 रुपए की मैच स्टिक, सपोज 2 रुपए का दाम 3 रुपए होना मतलब मालूम है कितने % से बढ़ रहा है? 50% से बढ़ रहा है। फिर भी आप मैच स्टिक खरीदते हो, क्योंकि एक्चुअली आपको 2 रुपए दे रहे या 3 रुपए दे रहे, क्या फर्क गिर रहा है ना? सोचो, कभी कभी आप चेंज नहीं रहे तो अपन क्या बोलते, ठीक है कोई बात नहीं रहने दो भैया। अब 1 रुपए के लिए क्या, एक मिनट रुके, 2 मिनट रुकते बैठेंगे, उधर वो जाएगा कहीं और लेके आएगा और फिर आपको बोलेगा ये लो आपका 1 रुपया। आप बोलोगे ठीक है भाई नहीं चेंज है, कोई बात नहीं अगली बार ये कर लेना, समझे? तो
ये वेरी लो रेंज वाले गुड्स में भी एज अ कंज्यूमर आपको फर्क नहीं पड़ता है, प्राइस बढ़ने के बाद आप फिर भी उसको डिमांड करते हो, आपका डिमांड चेंज नहीं होता। इसका मतलब एग्जांपल अपन मैस्टिक ले सकते हैं यहां पर, और यहां पर प्राइस इलास्टिसिटी कैसी है, यहां पर भी कम है। ऐसा मत सोचो ये वेरी हाई का अपोजिट है, वेरी लो तो वहां पे लो यहां पे हाई, नहीं। इसलिए मैंने बोला इकोनॉमिक्स प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, थ्योरी सब्जेक्ट नहीं है, समझे अच्छे से। व्हाट अबाउट मीडियम रेंज गुड्स? मीडियम रेंज कोई भी गुड्स ले सकते जो मीडियम रेंज होते हैं, जैसे कि अभी कार ले रहे आप, मगर मीडियम रेंज कार लाइक अल्टो, सैंट्रो या होंडा सिटी, ये सब भी मीडियम रेंज ही है कंपेयर टू बीएमडब्ल्यू ऑफ कोर्स। तो फिर ये गाड़ियां खरीदने के वक्त अगर सपोज आपको एक लेट्स से कौन सा गाड़ी, हाँ सैंट्रो, कितने का आता है सैंट्रो, या स्विफ्ट कितने का आता है, 9 लाख का आता है सपोज, 9 लाख का कार है, ठीक है। 9 लाख का कार आप शोरूम में खरीदने गए थे, आपको स्विफ्ट पसंद थी और आप शोरूम में गए खरीदने के लिए, और वहां जाने के बाद में पता चला कि ये जो आपका स्विफ्ट कार है ये 9 लाख की जगह 9,90,000 का हो गया। आप क्या बोलोगे? नहीं फिर भी स्विफ्ट ही चाहिए, ऐसा बोलोगे? आप बोलोगे ठीक है 990 है ना, तो एक काम करता हूं मैं दूसरे गुड्स भी तो देख लेता हूं ना। मेरा कौन सा सपना था कि मैं मारुति स्विफ्ट खरीदूंगा, है ना? मैं कसम खा के थोड़ा ना आया था आज घर से कि मैं स्विफ्ट लेके वापस आऊंगा। गाड़ी खरीदना होता है अपने को, अपना ड्रीम क्या था, कार खरीदना। बीएमडब्ल्यू की वो ड्रीम कार नहीं होता है, मालूम है क्या? बीएमडब्ल्यू कार होता है, दो ड्रीम में फर्क है। तो यहां पर जब एक इंसान कार लेने निकला है तो उसको स्विफ्ट भी चलेगा, उसकी जगह वो बोलता है एक काम करता हूं मैं हुंडई का ये मॉडल भी देख के आता हूं, मैं वो स्कोडा का वो मॉडल भी देखता हूं, क्योंकि यही रेंज में मेरे पास 3 ऑप्शन है, तो मैं इसको ही क्यों खरीदूं। समझा कि नहीं? और फिर स्विफ्ट का प्राइस बढ़ने के बाद वो क्या करता है, स्विफ्ट का डिमांड कम कर रहा है, क्योंकि वो दूसरे सब्स्टिट्यूट पे जा रहा है, करेक्ट। और इस वजह से इसका प्राइस इलास्टिसिटी कैसा होता है, ज्यादा होता है। इसका एग्जांपल आप ले सकते हो स्विफ्ट कार, समझे? तो वेरी हाई रेंज, वेरी लो रेंज, दोनों केस में क्या होता है, इलास्टिसिटी डाउन एरो है। बीच वाले रेंज के गुड्स ये नॉर्मल गुड्स होते हैं जो हम लोग खरीदते हैं। ये गुड्स के तक जब जब प्राइस बढ़ता है हमारा डिमांड चेंज होता है या नहीं होता है? होता है, समझे? लिखो वेरी हाई रेंज बीएमडब्ल्यू, price elasticity down arrow. Medium range goods can be Swift, Maruti Swift. रेड कलर में जो लिखा है वो एग्जांपल्स है। प्राइस इलास्टिसिटी अप एरो, वेरी लो रेंज मैस्टिक, प्राइस इलास्टिसिटी इज डाउन एरो। ये हो गया आपका प्राइस रेंज, समझे? तो प्राइस रेंज में वेरी हाई और वेरी लो जो रहता है ये अपोजिट ऑफ ईच अदर नहीं है, दोनों जगह प्राइस इलास्टिसिटी कम है। मीडियम रेंज गुड्स में प्राइस इलास्टिसिटी ज्यादा है, करेक्ट? तो ये था आपका प्राइस रेंज। नेक्स्ट विल बी टाइम पीरियड, कितना समय आपके पास अवेलेबल है वो चीज के लिए, उसके यूसेज के लिए, वो भी डिसाइड करेगा आपका प्राइस इलास्टिसिटी कैसा है। आई गिव यू एग्जांपल, यू विल अंडरस्टैंड। सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका आता है, आपके साथ हर बार होता है, अर्जेंट फोटोज। होता है क्या? एडमिशन का टाइम रहता है, उसी वक्त आपके पास फोटो नहीं रहते, साल भर आपके ड्रॉर में फोटो दिखते हैं आपको, है ना? कुछ काम में नहीं आते, मगर जब जून रहता है टाइम, कुछ एकदम इंपॉर्टेंट काम रहता है, पापा बोलते तेरे पासपोर्ट साइज फोटो दे रहे, इंपॉर्टेंट काम है, आप बोलते फोटो नहीं,
अरे तेरे पास फोटो कब रहते, लास्ट टाइम तो खिंचाए थे 15, हाँ वो खत्म हो गए। कहाँ खत्म किया भाई, नहीं मालूम, है ना। फिर पापा बोलते जा भी अर्जेंटली जाके बाहर से फोटो खिंचा के ला, या जिस दिन एडमिशन लेना उस वक्त आपको फोटो नहीं दिखते, फिर आप जाते जाते कहां तो भी फोटो खिंचाकर एडमिशन तक पहुंचते जैसे तैसे। राइट, होता है। जब आप अर्जेंटली फोटो खिंचाने जाते हो तब क्या होता है, कभी ऑब्जर्व किया आपने, क्या होता है, पैसे ज्यादा लगते हैं, फिर तुम खिंचाते या नहीं खिंचाते, खिंचाते हैं। तो अपन तो पैदा ही हुए खर्चा बढ़ाने के लिए पेरेंट्स का, है ना, तुम फिर भी खिंचाते। तुम कितने, 50 रुपए में कितने फोटो मिलते तुमको, 4, जो अदरवाइज 50 रुपए में कितने मिलते थे तुमको, 12। तुमको कितना दे रहा है वो, सिर्फ 4 दे रहा है। तुम खरीदते या नहीं खरीदते, खरीदते क्यों, अर्जेंट है मतलब टाइम पीरियड कम है, कुछ समझा क्या। अगर आपके पास टाइम कम है उस वांट को सेटिस्फाई करने के लिए, अर्जेंटली सेटिस्फाई करना है, तो एट इवन हायर प्राइस यू बाय इट। डू यू एग्री, इवन एट हायर प्राइस यू बाय इट, इसका मतलब उसका प्राइस इलास्टिसिटी कम हो गया, क्योंकि आप बाय कर रहे हो ना, आप डिमांड चेंज नहीं कर रहे हो, समझा क्या। तो हम क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड अगर हमारे पास कम है तो हमारा प्राइस इलास्टिसिटी कैसा है, करेक्ट, कम है, क्योंकि अर्जेंसी ऑफ वांट ज्यादा है ना। और वही अगर आप इमेजिन करो कि आपके पास टाइम पीरियड बहुत है, तो आप क्या करोगे, प्राइस बढ़ा हुआ है, टाइम पीरियड बहुत है, ऐसा कोई अर्जेंसी नहीं है, तो आप क्या करोगे, बाद में खरीदेंगे, बराबर कि नहीं। चलो एग्जांपल एक और लेते हैं। आप सपोज ट्रेन से ट्रेवल कर रहे हो, आपको प्यास लगी है, आप स्टेशन पे उतरे, और वो स्टेशन पे गाड़ी ना सिर्फ 2 ही मिनट रुकने वाली है, 2 ही मिनट रुकती है, आपको मालूम है, ठीक है। और जैसे ही आप स्टेशन पे उतरे, पानी वाले के पास गए, बोला पानी दे दो एक, और आपने 20 रुपए दिया, उसने बोला 30 रुपए भैया, आप क्या करोगे, देना ही पड़ेगा ना आपको, क्योंकि आपको मालूम है कि ये स्टेशन पे पानी नहीं मिला तो 1 घंटा पानी नहीं मिलने वाला आपको, तो आप क्या करोगे, दे दोगे। भले ही फिर आप वापस से कोच में आ जाओगे और फिर बोलोगे क्या रे तेरे को शर्म नहीं आती है क्या, 20 रुपए की बॉटल 30 में बेचता है, मगर आपने बॉटल खरीदी या नहीं खरीदी, खरीदी है। इमेजिन करो, अब ये एग्जांपल सेम एग्जांपल है, आप ट्रैवल कर रहे हो, आपको प्यास लगी है, आप स्टेशन पे उतरे, और आपको मालूम है कि वहां पर स्टेशन पे क्रॉसिंग वॉसिंग कुछ होता है, तो जिसकी वजह से आपका गाड़ी वहां पर 1 घंटा रुकने वाला है, ठीक है। आप गए पानी वाले के पास, बोले भैया पानी दे दो, उसने बोला भैया 30 रुपया, आपने बोला नहीं चाहिए, लोगे क्या आप, क्या करोगे फिर आप, दूसरे प्लेस पे जाओगे। दूसरे प्लेस पे मतलब कहां जाओगे मालूम है क्या आपको, आपके पास अगर 1 घंटा है ना, तो आप स्टेशन के बाहर भी जाओगे, वैसे भी टाइम पास ही करना है ना, और टाइम तो बहुत है अपने पास, तो अपन स्टेशन के बाहर जाएंगे, वहां के स्टोर रहेगा सामने, वहां से 20 रुपए में खरीदेंगे, 15 में खरीदेंगे, वॉट एवर, और स्टेशन के अंदर आएंगे, उसको बताएंगे देख 20 में खरीदा, लूटता है ना। और फिर जाके बैठोगे ट्रेन में, फिर 4 लोगों को बोलोगे भैया इससे मत खरीदो, वहां बाहर मिलता है। मतलब तुमने क्या किया, प्राइस बढ़ने के बाद उधर के स्टेशन वाले से खरीदा क्या तुमने, नहीं खरीदा। क्या तुम्हारा डिमांड चेंज हुआ या नहीं हुआ, हुआ, समझे। टाइम ज्यादा था, तुम्हारा डिमांड चेंज हुआ, टाइम कम रहेगा तो तुम्हारा डिमांड चेंज नहीं होता। आर यू अंडरस्टैंडिंग। सो दिस इज कॉल्ड टाइम पीरियड। टाइम पीरियड जितना ज्यादा, इलास्टिसिटी उतनी ज्यादा, वो भी लिख सकते हो आप। यहां पे आप एग्जांपल के लिए लिख सकते हैं अर्जेंट फोटोज, अर्जेंट फोटोज, एंड इसका रिवर्स वाला एक चीज भी लिख दो, टाइम पीरियड अप एरो इज इक्वल टू इलास्टिसिटी अप एरो, टाइम पीरियड अप एरो इज इक्वल टू इलास्टिसिटी ऑल्सो अप एरो। लास्ट पॉइंट आता है इसमें, वो है टाइड डिमांड। द लास्ट पॉइंट इज कॉल्ड एज टाइड डिमांड। व्हाट इज टाइड डिमांड, टाइड समझता, टाइड, तो टाइड डिमांड किसको बोलते हैं, जनरली डिमांड फॉर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर कॉल्ड एज टाइड डिमांड। ये सुना है क्या आपने, डिमांड फॉर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर टाइड डिमांड। या चलो फॉर एग्जांपल शुगर, शुगर का डिमांड क्या है, टाइट डिमांड है। आप ऐसा नहीं करते ना, शुगर खरीदा, बाउल में भरा, स्पून लिया
और खाया। ऐसा होता है क्या? आप क्या करते हो, शुगर खरीदने के बाद क्या करते हो, टी कॉफी या खाने में मिलाते हो और फिर उसके बाद आपका कंजम्पशन होता है, बराबर है ना? तो कैन वी से अगर आपको टी कॉफी या खाना बनाना है तो शुगर खरीदना पड़ेगा। तो शुगर का डिमांड क्या बन गया, टाइट डिमांड। क्योंकि आपको ये सब चीजें चाहिए तो आपको शुगर खरीदना पड़ेगा, करेक्ट? वैसे ही सेम सॉस का भी डिमांड होता है, टमाटो केचप। अगर आपको सैंडविच खाना है या आपको बर्गर खाना है, आपको पिज्जा खाना है तो आपको सॉस लगता है। तो सॉस का डिमांड क्या है, टाइट डिमांड है। कभी ऐसा हुआ क्या, सॉस खरीदा, डाला और खाया, सिर्फ सॉस? ऐसा होता है क्या? खाना भी मत, वैसे उसमें टमाटो कम रहते हैं और आजकल इंग्रेडिएंट्स बाकी ज्यादा रहते हैं, बराबर ना? तो आपका सॉस का डिमांड क्या होता है, वो भी तो टाइट डिमांड है, क्योंकि आपको बाकी चीजें खानी है तो आपको सॉस लगेगा। आप सैंडविच खा रहे हो तो विदाउट सॉस बोर लगता है, सॉस थोड़ा लगाओगे तो एटलीस्ट वो टेस्ट आता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि हमें सॉस चाहिए। हम कभी ऐसा नहीं करते कि सॉस लिया एक कटोरी में और स्पून लेके खा रहे हैं। तो कैन वी से इसका मतलब सॉस हमारे लिए बाकी चीजों का डिमांड अगर फुलफिल करना है तो सॉस खरीदना पड़ेगा, टमाटो केचप। तो ये क्या बन गया हमारे लिए, टाइट डिमांड। टाइट डिमांड के केसेस में आपको क्या लगता है इलास्टिसिटी कैसी रहेगी, कम रहेगी या ज्यादा रहेगी? कम रहेगी। क्यों? क्योंकि बाकी चीजों को अगर कंज्यूम करना है तो इसको खरीदना पड़ेगा ही, भले ही प्राइस बड़ा हो फिर भी खरीदना पड़ेगा। तो इसको क्या बोलते हैं, टाइट डिमांड। टाइट डिमांड के केस में इलास्टिसिटी कैसी होती है, डाउन एरो। समझा क्या? तो यहां पर लिखोगे टाइट डिमांड, एग्जांपल यू कैन राइट शुगर, यू कैन राइट केचप, वॉट एवर यू लाइक, एंड फिर आप लिखोगे प्राइस इलास्टिसिटी डाउन एरो। टाइट डिमांड हर वक्त याद रखिए, टाइट डिमांड का इलास्टिसिटी कैसा होता है, कम होता है, क्योंकि दूसरे वांट को फुलफिल करने के लिए ये खरीदना पड़ता ही है। इसको बुलाते हैं टाइट डिमांड। कितने डिटर्मिनेंट्स हो गए हमारे, 8। ये डिटर्मिनेंट्स बहुत 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 जरूरी थे आपके लिए, आपको पढ़कर इसको कंप्लीटली अंडरस्टैंड करना था अच्छे से। क्या ये समझा अच्छे से सब कुछ? फटाक से बोलो मुझे, सब्स्टिट्यूट जितने कम रहेंगे उतना इलास्टिसिटी कम रहेगा, करेक्ट? क्योंकि चॉइसेस कम है शिफ्ट होने के लिए। नेचर ऑफ कमोडिटी, जितना लग्जरी रहेगा उतना इलास्टिसिटी ज्यादा रहेगा, क्योंकि आप लग्जरी को पोस्टपोन कर दोगे। नेसेसरी रहेगा, इलास्टिसिटी कम रहेगा, क्योंकि आप नेसेसरी को पोस्टपोन नहीं कर सकते। अगर यूजेस कमोडिटी के कम है तो उसका इलास्टिसिटी कम है, क्योंकि आपके पास डिमांड चेंज करने का स्कोप नहीं है या कम है। ओके, फिर पोजीशन ऑफ कमोडिटी, जितनी कम पोजीशन, शेयर जितना कम आपके बजट में उतना इलास्टिसिटी कम या ज्यादा, कम, क्योंकि उसमें होने वाला खर्चा वैसे भी कम है तो आपको फर्क नहीं पड़ता। उसका प्राइस बढ़ गया तो भी आप उसे बाय करते हो, करेक्ट? नेक्स्ट आता है कंज्यूमर हैबिट्स। कंज्यूमर हैबिचुअल रहेगा तो इलास्टिसिटी कम रहेगी, बिकॉज एट हायर प्राइस ही स्टिल बाइट, करेक्ट? नेक्स्ट प्राइस रेंज। प्राइस रेंज मीडियम रेंज गुड्स रहेंगे तो इलास्टिसिटी ज्यादा रहेगी, क्योंकि प्राइस चेंज होने के बाद डिमांड में चेंज तुरंत होता है। बट वेरी हाई रेंज एंड वेरी लो रेंज के केस में कम रहती है, क्योंकि वेरी हाई हमारा ड्रीम रहता है और उसमें भी हमको एक्स्ट्रा प्राइस देने में फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमें जहां 70 लाख देने वहां 74 लाख दिए तो भी क्या है, करेक्ट? वैसे ही वेरी लो रेंज में भी हमको फर्क नहीं पड़ता है, जहां 2 रुपया दिया है, 2 क्या और 3 रुपया क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस केस में वेरी हाई रेंज एंड वेरी लो रेंज में इलास्टिसिटी कम होती है। नेक्स्ट टाइम पीरियड, जितना ज्यादा अवेलेबल रहेगा उतना इलास्टिसिटी भी ज्यादा रहेगा, क्योंकि प्राइस बदल गया, प्राइस बढ़ गया तो आपका डिमांड आप कम कर दोगे, क्योंकि अर्जेंसी कुछ नहीं है, बराबर है ना? एक आधी चीज आप लाने बोले पापा को, आते आते शॉप से लेके आ जाओ या आते आते कहीं से लेके आ जाओ, पापा लेने गए और प्राइस ज्यादा निकला तो आपके पापा पूछते ये तेरे को बेटा कब चाहिए, क्योंकि यहां जहां मैं लेने आया यहां तो बहुत महंगा है, मुझे पता है एक जगह सस्ता मिलता है, तेरे को कब चाहिए ये? आप बोलोगे कोई गड़बड़ नहीं पापा, 15 दिन बाद चाहिए, तो पापा उधर से खरीदते क्या? नहीं खरीदते। बट अगर आप बोलोगे कल सुबह जाना है कॉलेज 7 बजे वहां चाहिए, अब खरीदना पड़ेगा ना, समझा? तो टाइम पीरियड जितना कम अवेलेबल रहेगा डिमांड में चेंज उतना कम होता है, मतलब इलास्टिसिटी भी कम होती है।
लास्टली टाइट डिमांड। टाइट डिमांड मतलब डिमांड फॉर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स या डिमांड फॉर इंग्रेडिएंट वाली चीजें होती है ना, उनका डिमांड। तो ऐसी चीजें का डिमांड क्या होता है, मेन कमोडिटी का अगर कंज्यूम करना है तो ये चीजें खरीदना ही पड़ता है, तो इन चीजों का डिमांड मेन बाकी चीजों के डिमांड के साथ जुड़ जाता है, तो ऑटोमेटिकली इनका प्राइस इलास्टिसिटी कम होता है, क्योंकि इवन एट हायर प्राइस यू विल हैव टू बाय इट। अंडरस्टूड? चलो, तो ये पूरा था डिटरमिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यहां पर नोट्स देना मुझे आपको। ऑलमोस्ट पूरा ही पढ़ना है, पेज नंबर 34 तक सब कुछ पढ़ना है, ठीक है? कुछ भी छोड़ो मत, क्योंकि ऑलमोस्ट ये चैप्टर हो चुका है, ठीक है? और इसके एमसीक्यूज जो है वो टोटल 32 एमसीक्यूज है आपके नोट्स के पीछे, तो 32 एमसीक्यूज भी आप ट्राई करके आओगे। आई थिंक 34 तक तो आपने वैसे भी पढ़ ही लिया है सब कुछ, सिर्फ एक आध दो पॉइंट छोड़े थे हमने, न्यूमेरिकल एग्जांपल्स भी छोड़ने बोला था मैंने आपको, वो भी आप कवर कर लोगे। अभी 3 या 4 एग्जांपल्स लिखे आपके टेक्स्ट बुक में, वो भी सॉल्व कर देना एक बार, ठीक है? हम लोग कल मिलेंगे और कल हम लोग क्या करेंगे, आपके वो जो न्यूमेरिकल एग्जांपल्स आपके नोट्स में लिखे वो एक बार क्लियर अप कर देंगे। उसके बाद एक इनकम इलास्टिसिटी का छोटा सा डिस्कशन है वो हम लोग कवर करेंगे, और आपका एमसीक्यू जो है आपके नोट्स के पीछे के एमसीक्यूज वो सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो ये हम सब लोग कल करने वाले। एमसीक्यूज आपको पेंसिल से ट्राई करना है, नंबर 1। इंडिविजुअली ट्राई करना है, किसी को भी ग्रुप में सॉल्व करना अलाउड नहीं है, कितने भी अच्छे दोस्त रहने दो। याद रखो, जब 2 लोग साथ में मिलकर सॉल्व करेंगे तो दोनों में से एक ही सीए बनेगा। चलेगा क्या आपको ऐसा? अगर आप फ्रेंड्स हो तो आप क्या करना चाहिए, दोनों साथ में सीए बनना चाहिए ना, तो बस यही समझना है आपको। आप इंडिविजुअली एमसीक्यूज ट्राई करोगे, साथ में एमसीक्यूज कभी ट्राई नहीं करोगे। हाँ, जो एमसीक्यूज नहीं आए वो साथ में डिस्कस करना अलग हो गया, वो बाद में डिस्कशन होता है, तो वो करना है तो कर लेना, बट इंडिविजुअली ट्राई करना, ठीक है? अब अभी आपका नेक्स्ट लेक्चर जो है वो 1 o'clock को रहेगा, ठीक है? विनोद सर का लेक्चर 1 to 4। अब आप लंच कर सकते हो, ठीक है? चलो बाय बाय, सी यू टुमारो।